सुप्रभात बच्चों, जय हिंद। तो आज हम दूसरे कविता के साथ उपस्थित हैं और इस कविता का जो विषय है, शीर्षक है बात सीधी थी। ठीक है, तो इसके संबंध में हम जानते हैं कि पहले आपके जो किताब है उसमें क्या लिखा हुआ है। तो दूसरी कविता है बात सीधी थी पर, जो कोई दूसरा संग्रह में संकलित है। देखो, इनकी एक कविता है बात सीधी थी पर। मैंने पहले ही बताया था कि ये यथार्थ परक रचनाएं भी लिखते हैं। तो इस कविता में बहुत ही यथार्थ परक रचनाएं हमको देखने को मिलेगी, जहाँ पर इन्होंने ऐसे लोगों पर व्यंग्य किया है जो अपनी भाषा संबंधी लाक्षणिकता दिखाने के चक्कर में वो क्या करते हैं कि इतना कठिन भाषा कर देते हैं कि दूसरे को समझ ही ना आए। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो होते हैं उसी भाषा के लिए तारीफ के पुल बांधते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ऐसे लोग जो हैं दिखावे के लिए, आडंबर के लिए कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, कठिन भाषा का प्रयोग करते हैं, उन पर कवि ने तंज कसा है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। दूसरी कविता है बात सीधी थी पर, जो कोई दूसरा नहीं संग्रह में संकलित है। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है कि हमारा भाव, हमारा मूल भाव जो है वो कुछ और रहता है, किंतु हम भाषा को इतना कठिन कर देते हैं कि हम जो समझाना चाहते हैं लोगों को, वो लोग समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं। देखो, हमें कोई भी बात कहनी है अपनी भाषा, मुझे आपको कुछ समझाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए कुछ खास शब्द जो है वो नियत होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। ठीक है, अब अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहें, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं है, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। मैं फिर से आपको एक बार समझाना चाह रहा हूँ, पर आप ध्यान से समझो कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। हर शब्द का अपना एक विशेष अर्थ होता है। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना कब होता है, जब सही बात का सही शब्द से जुड़े, अर्थात जो हम अपने भाव को प्रकट करना चाहते हैं उसके लिए हम उचित शब्दों का प्रयोग करें। और जब ऐसा होता है तो कोई हमें प्रेशर नहीं डालना पड़ता है और अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि सब कुछ क्या होता है, सहूलियत के साथ होता है। ठीक है बाबू, अब हम चलते हैं आपके कविता में। तो आप देखो अच्छे से कविता का शीर्षक है बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। अब मैं इसका मतलब समझाता हूँ। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, यानी कवि जो भाव प्रकट करना चाहते हैं, कवि जो जनता से कहना चाहते हैं, कवि हमें जो समझाना चाहते हैं, ठीक है, वो बहुत सीधी बात थी, बहुत सिंपल बात थी, बहुत ही आसान बात थी। किंतु भाषा के चक्कर में, किंतु भाषा संबंधी, भाषा के चक्कर में मतलब क्या, इनमें भी वो इच्छा और आकांक्षा जाग गई कि मैं अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करूं, मैं हिंदी के कठिन कठिन क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करूं, ताकि लेखक के, बड़े बड़े लेखकों में हमारी भी गिनती हो, हमें भी सब कहे कि हम बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं और
हमारे लिए तारीफ के पुल बांधे जाए। लेकिन इसके कारण होता क्या है, भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, यानी बात जो सीधी थी अब टेढ़ी हो गई है। अब वो बात सीधी नहीं रही है, अब वह बात सरल और आसान नहीं रही है, अब वह बात क्या हो गई है, कठिन हो गई है और क्लिष्ट हो गई है। उसे पाने के उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, अब देखो जो बात सीधी थी और भाषा के चक्कर में जो फंस गई है, अब फिर उसी मूल भाव को पाने के लिए भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा, मतलब क्या, शब्द को इधर से इधर, फिर शब्द को इधर, फिर उस शब्द के बदले किसी और शब्द को रखना, फिर उस शब्द को हटा देना, फिर कोई और शब्द को रखना, फिर एक शब्द को इधर रखना, फिर इस शब्द को इधर घुमाना। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि बात या तो बने, वो क्यों कर रहे थे, ताकि बात बन जाए, जो बात वो कहना चाहते थे वो जनता तक पहुंचे, कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। और वो क्या चाहते थे, जो मैं कहना चाहता था, इस भाषा के चक्कर में, उलझन में जो कंफ्यूज हो गए हैं, जो फंस गए हैं, वो बाहर आ जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा चली गई। लेकिन इसके कारण क्या हुआ, इससे क्या फायदा हुआ, और कुछ फायदा तो हुआ नहीं, उल्टा पुल्टा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया, इससे बात बनी तो नहीं। लेकिन भाषा के साथ साथ जो बात वो कहना चाहते थे, जो उनका मूल भाव था, वो और भी पेचीदा होती चली गई। बाबू ये एक प्रकार का व्यंग भी है। आपके मन में ये आ रहा होगा कि जब ऐसा है तो फिर से कविता लिखने लगते, इस कविता को छोड़ देते और जैसे शुरुआत की थी वैसे ही करते। लेकिन फिर भी उन्होंने ये कविता पूरी क्यों लिखी है, इसका एक कारण है, इसका एक प्रमुख कारण है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए व्यंग है जो जानबूझकर सीधी बात को इस तरह से रखते हैं कि लोग उनके भाषा का तो तारीफ करें, लोग उनको बहुत ही हिंदी का बहुत ही अच्छा ज्ञानी समझे, बहुत ही नॉलेजेबल समझे उसको, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि इस भाषा के चक्कर में उनका जो मूल भाव है वो चला जाता है। और आज जो हमारे आसपास वातावरण में जो बड़े बड़े जो अपने आप को लेखक या प्रायोजित अपने आप को कवि कहते हैं, तो उनके लिए भी व्यंग है ये, कि उनको भी क्या चाहिए, उनको भी सिर्फ और सिर्फ भाषा चाहिए। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर मैं क्या कह रहा था, हाँ, कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। ठीक है, और ये मैंने कहा कि ये उन लोगों के लिए व्यंग है जो अपने भाषा के चक्कर में अपने बात को सीधे तरीके से नहीं रख पाते हैं। और पता है यही कारण है कि आज कविता जो है कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। बहुत लोग जो है वो कविता से भागते जा रहे हैं, उनको कहानी पढ़ना ज़्यादा पसंद है, उपन्यास पढ़ना ज़्यादा पसंद है, लेकिन कविता से वो दूर हो रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसे तो मुझे पहले समझना पड़ेगा, मुझे तो पहले इसे जानना पड़ेगा, सारा शब्द का मीनिंग ढूंढना पड़ेगा। तो उससे अच्छा कविता से कहीं ना कहीं दूर भागने की कोशिश करते हैं। मैं भी इतना दिन से पढ़ा रहा हूँ, मैंने बहुत सारे छात्रों को देखा है कि कविता समझाने के बाद तो ठीक है, लेकिन समझने से पहले कहीं ना कहीं वो भी दूर भागने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कठिन शब्दों का, कठिन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जो कि सही नहीं है। जब बात सीधी है तो उसको आप अच्छे तरीके से ही बता सकते हो। आपको अपना, आप कितने कुशल हो, आप कितने बेहतर हो, आप कितने कठिन कठिन संस्कृत के क्लिष्ट शब्द जानते हो, ये जरूरी नहीं है। तो वही ये बता रहे हैं, ये अपनी कहानी बता रहे हैं, अपनी कहानी के द्वारा ये हर उस लेखक की कहानी बता रहे हैं जो आडंबर के कारण ऐसा करता है। ठीक है बाबू। तो क्या हुआ, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी क्या हो गई, पेचीदा होती चली गई। ठीक है, यानी पेचीदा मतलब क्या होता है, और कठिन होती चलेगी। अब अगर यहां पर देखोगे तो यहां पर तुक, मतलब तुक का प्रयोग देखो, उल्टा पुल्टा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया, तुक संबंधी शब्दों का प्रयोग किया गया है, अर्थात हम कह सकते हैं तुकांत शब्द। इसके अलावा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार देखो, तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया, उल्टा पुल्टा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो खड़ी बोली, पूरे कविता में खड़ी बोली का प्रयोग हम देख सकते हैं, लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जैसे जैसे आएगा मैं बताते रहूंगा। ओके,
तो सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय, आप सुनो, अभी क्या हुआ, मान लो हम कोई कार्य करते हैं और उस कार्य को करते करते हम उसमें और उलझ गए, तो हमें उस समय किसका सहारा लेना चाहिए? हमें धैर्य का सहारा लेना चाहिए, हमें धीरज से कार्य करना चाहिए, हमें आराम से कार्य करना चाहिए। लेकिन सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना इन्होंने क्या किया, मैं पेज को खोलने की बजाय, पेज समझते हो, चूड़ी, जो कांच की चूड़ियां होती है, ठीक है, यहां पर पेज को खोलने मतलब क्या, कुछ असुविधा या कुछ असमंजस वाली जो बात है, जो कंफ्यूजन वाली बात है, उसको कहा गया है। मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था, ठीक है, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रहे थे तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। देखो यहाँ पर कितना बड़ा व्यंग है, मैं यही आपको बताने का प्रयास कर रहा था। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय, यानी जब हमें कोई भी मुश्किलात आएगी, हमें कोई भी परेशानी आएगी, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले उसको हम समझेंगे, फिर धीरे धीरे जो परेशानी है, जो मुश्किल है, उसको क्या करेंगे, हम खोलेंगे, अर्थात सारे मुश्किलों को हटाने का प्रयास करेंगे, अर्थात सॉल्यूशन ढूंढने का कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला गया। लेकिन क्या हुआ, ये और उस भाषा को कठिन बनाते चले जा रहे। बेतरह कसता चला गया मतलब क्या, और परेशानी में उलझा रहे थे, भाषा को और उलझाते जा रहे थे, भाषा को और कठिन बना रहे थे, ठीक है, यानी भाषा में और ज्यादा कसाव आ रहा था। क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर, कर्तव्य मतलब क्या होता है, जब हम कोई कार्य करते हैं, नॉर्मली सर्कस में कर्तव्य दिखाया जाता है, यानी कलाकारी दिखाई जाती है, कलाबाजियां दिखाई जाती है, तो कर्तव्य का मतलब यहाँ पे क्या होगा, कलाबाजी, ठीक है। क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। क्योंकि जब इन्होंने कठिन शब्दों का प्रयोग किया था, तो भले ही उसका कोई अर्थ समझे या ना समझे, लेकिन जितने भी थे ना बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े आडंबर, जो आडंबर और दिखावा चाहते हैं, उनका इनको शाबाशी मिल रहा था। वही बोल रहे हैं, क्योंकि इस कर्तव्य पर, क्योंकि उन्होंने, उनको पता है, इन लेखक को पता है, यानी यहां पर जो लेखक है उनको पता है कि उन्होंने गलत किया है, लेकिन उनको शाबाशी मिल रही है किस बात की, अरे तुमने बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है, शाबाश, वाह वाह। तो उसी को ये क्या कह रहे हैं, तमाशबीन, ठीक है। तमाशबीन मतलब समझते हो ना, तमाशा देखने वाले, ओके। तो देखो फिर से मैं बता दे रहा हूं, सारी मुश्किल को धैर्य से बिना समझे ये पेज को खोलने के बजाय ये क्या किए, यानी और जो एक होता है ना उलझन, उसको ये सुलझाने के जगह पर और जो है कठिन करते चले गए। और इस कर्तव्य पर उनको बहुत सारी शाबाशियां मिल रही थी, उन तमाशबीनों को, जो ऐसे इन बातों से बहुत खुश होते हैं। उनको बात से कोई मतलब नहीं है कि कवि क्या बात कहना चाह रहा है, उनको मतलब क्या है कि कवि ने कितने क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया है, कितने भारी भरकम शब्दों का प्रयोग किया है, तो उनके लिए कहा गया है। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। देखो आखिरकार क्या हुआ, वही हुआ जिसका लेखक को, सॉरी कवि को डर था, और जोर जबरदस्ती करने के कारण क्या हुआ, बात का जो मूल भाव था, चूड़ी मतलब क्या, मूल भाव, मूल बात, वो क्या हुआ, खत्म हो गया, उसका अंत हो गया। और उसके बाद फिर क्या हुआ, भाषा जो है ऐसे ही इधर उधर बेकार घूमने लगी, यानी व्यर्थ का बेकार घूमने लगी, यानी अब भाषा का कोई मूल्य नहीं था, क्योंकि उस भाषा के द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं वो कवि को स्वयं ही समझ में नहीं आ रहा था। तो आप सोचो एक पाठक कैसे समझेगा। कहा जाता है कि एक कवि का कविता तब तक ही कवि का है जब तक कि वो पाठक के पास नहीं गया। आज देखो, आज आप देख सकते हो इनके कवि कौन से हैं, कुंवर नारायण जी। आज कुंवर नारायण जी की कविता को हम पढ़ रहे हैं, अब ये केवल इनकी कविता नहीं रह गई है, अब ये कविता हमारी भी हो गई है। और इस कविता को हम अपने अनुसार, अपने भावानुसार क्या करते हैं, व्याख्यायित करते हैं। पता नहीं इन्होंने क्या सोचकर लिखा था, जो हम बोल रहे हैं, या इतने सारे व्याख्या आप देखे होंगे, मैंने वीडियो भी भेजी है,
तो मैं कह रहा हूं कि जितने इतने लोग जो व्याख्या कर रहे हैं, क्या एकदम सही कर रहे हैं? क्या कुंवर नारायण जी ने ठीक यही सोचा था? क्या इन्होंने स्वयं व्याख्या की थी अपनी कविता की? इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अब ये कविता जो है हमारी भी हो गई है और अब हम भी इसका क्या कर सकते हैं? व्याख्या कर सकते हैं। तो बाबू समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? तो यहां पर क्या है, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी, मतलब मूल भाव मर गया और भाषा ऐसे व्यर्थ में घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। जब हार गए, जब कुछ नहीं बन रहा था, तो उन्होंने फिर क्या किया? उस शब्द को, उस भाषा को, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। यानी अब ये हार मान गए। अब इनको लगा कि अब भाषा को उल्टा पुल्टा करने, तोड़ने मरोड़ने, घुमाने फिराने से कोई फायदा नहीं है। अब ये हार मान गए और इन्होंने क्या किया? अर्थात भाषा जो ये चाहते थे मूल भाव को प्रकट करना, जो ये जनता को बताना चाहते थे, पाठक को बताना चाहते थे, ये उसमें असमर्थ महसूस करने लगे। और अंततः इन्होंने क्या कहा कि हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, यानी कविता को जैसे का तैसा छोड़ दिया। देखो, आप व्याख्या सुनोगे, हर व्याख्या में अलग अलग तरह से बात की जाएगी। मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको आसान शब्दों का प्रयोग करते हुए आसान तरीके से बताओ। हार कर कवि ने क्या किया? उस कविता को जैसे का तैसे वैसे ही छोड़ दिया। ठीक है, ऊपर से ठीक ठाक। अब उस कविता को देखने पर कवि को कैसा लग रहा था, ये भी देखो। ऊपर से ठीक ठाक अर्थात कहने का मतलब क्या है? अब यहां पर आप लोग ध्यान से समझो। कोई एक इंसान है, वो ऊपर से बहुत बन ठन कर अच्छा कपड़ा पहनकर निकला है, लेकिन उसके अंदर इंसानियत नहीं है, वह हैवान है, वह गलत कार्यों में लिप्त है। तो क्या वो अच्छा हो सकता है? ठीक उसी तरह यहां पर कविता को बहुत अच्छे अच्छे शब्दों से सजा दिया गया है, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके सजा दिया गया है, किंतु कविता में जो बात कहनी चाहिए थी वो इन्होंने नहीं कहा है। हो सकता है इन्होंने जो कविता लिखी है, जिस कविता के बारे में वो इस कविता में लिख रहे हैं, देखो, इन्होंने कोई कविता लिखी होगी या कोई कविता देखी होगी और उसके बाद उस कविता को पढ़कर उन्हें ऐसा लगा होगा कि अरे देखो, इतने अच्छे से शब्दों का प्रयोग किया गया, लेकिन क्या बात कहना चाह रहा है पता ही नहीं चल रहा है। उसके बाद ही मुझे लगता है इन्होंने इस कविता को लिखा होगा। तो कहने का मतलब है उस कविता में क्या होगा? सजाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया गया होगा, छंद का प्रयोग किया गया होगा, हर तरह से उस कविता को संवारने का प्रयोग किया गया होगा। अर्थात ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से उसमें ना तो कसाव था ना ताकत था। हार कर मैंने उसे कील की तरह ठोक दिया। ठीक है, कील मतलब कील आपको पता ही है ना, कील और पेंच में थोड़ा अंतर होता है। पेंच वाला जो काठी होता है, देखो बगल में पेंच वाला जो काठी होता है वो क्या होता है कि उसमें अच्छा कसाव पकड़ता है, और वही जो क्या बोलते हैं हम, जो कील होता है वो सीधे, आपको ये जो मैंने वीडियो भेजा था उसमें बहुत अच्छी तरह से बताया गया होगा। ठीक है, कि कील की पकड़ जो होता है वो कमजोर होती है। तो हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से ना तो उसमें क्या था? कसाव था और ना ही ताकत था। यानी मूल भाव कुछ नहीं था, मूल बात कुछ नहीं था, बस दिखाने वाले दांत थे, खाने वाले दांत नहीं थे। ठीक है, अब यहां पर बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, अब बात मतलब यहां पर क्या है? जो कविता का मूल भाव है उसी को बात कहा गया है। ठीक है, उसी को बात कहा गया है। अब बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, क्योंकि कभी खुद ही बातों में उलझा हुआ था, कभी खुद ही नहीं समझ रहा था कि मैं कौन सा बात लिखना चाह रहा हूं और कौन सा बात नहीं लिखना चाह रहा हूं। तो बात जो उन्हें एक छोटे बच्चे की तरह लग रहा है, एक नटखट बच्चे की तरह लग रहा है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो जो बात है वो मुझसे खेल रही है। और ऐसा उन्हें क्या महसूस हो रहा है अंततः कि मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी सीखा? और उन्हें ऐसा लग रहा है, वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो बात जो मुझसे खेल रही है, जो एक नटखट बच्चे की तरह मुझे कभी समझ में आ रही है, मुझे कभी समझ में नहीं आ रही है। वो मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा। अब मैं पसीना क्यों पोंछ रहा हूं? अब जो लेख कवि है पसीना क्यों पोंछ रहे होंगे? इसलिए क्योंकि वो खुद ही नहीं समझ पा रहे मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं कर रहा हूं। तो मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत मतलब क्या, आसानी से बरतना कभी सीखा?
ये बाबू पता है उन कवियों के लिए हैं या उन बड़े बड़े लेखकों के लिए हैं जो अपने शब्द आडंबर के चक्कर में जो मूल भाव है उसको मार देते हैं। अर्थात ऐसे बहुत सारे कविताएं हैं जिसमें भाव के अनुसार शब्द नहीं है। जब आप वो पढ़ोगे तो वो आपके ऊपर ऊपर से जाएगा, यानी आपको पता ही नहीं चलेगा आप क्या पढ़ रहे हो। तो उन कवियों के लिए व्यंग्य किया गया है, और ऐसे तमाशबीनों के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर तमाशबीनों का नाम भी लिया गया है, ऐसे तमाशबीनों को भी कहा गया जो तमाशबीन केवल शब्दों को ध्यान रखते हैं, केवल भाषा, कितना क्लिष्ट भाषा है, कितनी अच्छे शब्दों का प्रयोग किया गया है, कितने बेहतरीन भाषा का प्रयोग किया गया है, वो देखते हैं। ये नहीं देखते हैं कि कविता का भाव क्या है, कविता का संदेश क्या है, कविता का मॉडल क्या है, कविता का उद्देश्य क्या है, और सीधे सीधे बातों को इतना कठिन तरीके से बताते हैं। अगर आप 3 इडियट मूवी देखे होंगे तो उसमें एक सीन आता है जहां पर आमिर खान कुछ अच्छे तरह से टीचर को समझाता है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, इसका आंसर ये नहीं होगा। और आमिर खान का ही एक दोस्त है जो उसको बहुत ही एकदम परिभाषित कर देता है, किताब के एक एक वर्ड को रट के कह देता है। और फिर टीचर जो कहते हैं हाँ इसने अच्छा कहा, और आमिर खान को कहते हैं जाओ तुम क्लास से बाहर जाओ। वो सीन आप जरूर देखना। फिर आमिर खान जो है, जो बात उसने पहले कही थी आसानी से, उसी को बहुत ही क्लिष्ट तरीके से कहता है, और टीचर पूछते ये तुमने क्या बोला, तो आमिर खान कहता है कि मैंने तो पहले वही बोला था, आसान बात भाषा में ही बोला था। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम किसी बात को आसान तरीके से समझा सकते हैं तो हम कठिन शब्दों का प्रयोग क्यों करें। मतलब कहने का मतलब है भाषा, मान लो अगर मैं अपने हिंदी विषय का बात करूं तो भाषा ना बहुत अधिक कठिन होनी चाहिए और ना ही बहुत आसान होनी चाहिए, कम से कम हमारे हिंदी विषय में, नहीं तो फिर आपके हिंदी का विकास ही नहीं हो पाएगा। लेकिन कविता की बात करें तो कविता में शब्दों का प्रयोग करो, किंतु इतने क्लिष्ट संस्कृत शब्दों का प्रयोग ना करो कि हम समझ ही ना पाए, और बहुत सारे ऐसे लोग भी आ जाए कि उस संस्कृत क्लिष्ट शब्दों को चावासी देने लगे, हाँ 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 आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन उसमें बात क्या कहा गया है। अगर आप क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग भी करना चाहते हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बात समझ में आनी चाहिए। अगर मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं कठिन कठिन हिंदी शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, तो आपको बात समझ में आनी चाहिए, और नहीं समझ में आने से आप मुझसे पूछोगे, मैं उसका मतलब बताऊंगा। तो सबसे महत्वपूर्ण ये नहीं कि हम कठिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि कठिन शब्दों के प्रयोग के कारण कहीं हम मूल बात को खो तो नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे क्या सिखाना चाहा है आप समझो। भाषा, कठिन भाषा का प्रयोग करो, लेकिन मूल भाव रहना चाहिए। भाषा के चक्कर में मूल भाव बिगड़ना नहीं चाहिए, बात की चूड़ी नहीं मरनी चाहिए, क्योंकि अगर बात की चूड़ी मर गई, भाषा को उल्टा पुल्टा तोड़ने मरोड़ने और घुमाने फिराने लगे, तो फिर भाषा की क्या स्थिति होगी। और भाषा को बिना धैर्य से बिना समझे अगर हम उसके पेज खोलने का प्रयास करेंगे तो हमारे कविता का या हमारे लेख का क्या हश्र होगा, उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। और अंततः हमें क्या करना पड़ेगा, वैसे का वैसे ही छोड़ देना पड़ेगा। और तब जो हमारी जो बात है, जो कविता हम लिख रहे हैं, हम जनता और पाठक को देना चाहते हैं, उसी कविता के कुछ शब्द जो है वो बच्चों की तरह नटखट, वो हमें क्या कहेगी, क्या तुमने कभी बात को सहूलियत से बरतना सीखा है। तो बाबू मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, और इस कविता में मैंने कवि परिचय पहले ही दे दिया था, कविता का सार भी बता दिया। और कविता में कुछ नहीं है बाबू, बस एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखो, कविता का बस एक मूल चीज़ को ध्यान रखो, वो यही है कि कठिन बातों के चक्कर में, कठिन भाषा के चक्कर में, कठिन शब्दों के चक्कर में आप कभी भी मूल भाव को ना भूलें, मूल बात को ना बिगाड़े, और भाव के अनुसार शब्दों का प्रयोग करें। ऐसा ना करें कि शब्द कहीं और जा रहे हैं, उसका अर्थ कहीं कुछ और हो रहा है, और उसकी जो मूल बात है वो क्या हुआ, बिगड़ जा रहा है। ठीक है बाबू, समझ में आया।